बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाई वक्त टुडे में खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। कसम है आसमान की जिसमें रास्ते हैं, तुम मुख्तलिफ बेरब्त बातों में पड़े हो। मुंह फेरे है इस कुरान से जिसका मुंह अजल से ही फेर दिया गया है। सत्यानाश हो अटकल पच्चू बातें बनाने वालों का जो गफलत के नशे में बेसुध पड़े हैं। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 7 तक 11 का तर्जुमा नाज़रीन आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान पाक का एहतराम करने, कुरान पाक पढ़ने और इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज जुमेरात है 7 ज़िक़ात 1432 हिजरी 6 अक्टूबर सन 2011। आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं। जनाब फजल हुसैन अवान साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाया। फजल साहब अस्सलाम वालेकुम। साहब सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे आपकी तबीयत कैसी है, क्योंकि आप भी डेंगू वायरस का शिकार हुए गुज़िश्ता दिनों। हल्का सा हमला हुआ था, अल्लाह का शुक्र है अब मैं बहुत बेहतर हूँ। ठीक, और हम दुआ गो हैं उन तमाम मरीजों के लिए जो कि अस्पतालों में एडमिट हैं। अल्लाह ताला उन सबको सेहत कामिला अजला दे। यहाँ ये बात कर देनी चाहिए ज़रूर कि मीडिया में जो खबरें आती हैं जहाँ इतने बंदे मर गए, 7 बंदे मर गए, 8 बंदे मर गए, उससे जो मरीज़ हैं उनके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ता है, खौफ ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि वो अमवात की शरह जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल हो भी रही हैं, लेकिन मीडिया में ये भी ज़रूर बता देना चाहिए कि रिकवर कितने हुए हैं। उसके लिए मैं पंजाब हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि इसको चाहिए कि तमाम हॉस्पिटल्स को ये हदायत करे कि ये प्रेस रिलीज़ शाम को जारी किया करें कि कितने लोग सेहतयाब होकर आज निकले हैं। ठीक है, बिल्कुल सही और बहुत अच्छी तजवीज़ है, इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए। डेंगू की बात हुई तो डेंगू के बारे से खबर भी है कि डेंगू से सर्जन समेत मजीद 10 अफराद जाँ बहक हुए, 440 मुतासर हुए हैं। ये गुज़श्ता रोज़ की बात है, लेकिन जो फजल साहब ने बात की है उस पर भी हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। कुछ बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की, और सबसे पहले खबर जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से। नाज़रीन खबर यह है कि मुत्तहिदा हुकूमत में वापस पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद बरकरार रहेगा, अगला इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे, शुजात का भी ऐलान। MKM ने वफाक और सिंध में वजारतें संभाल ली, इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। अल्ताफ सिंध में सिर्फ अरबाब ग्रुप के 4 अरकान हुकूमत से बाहर रह गए, वज़ीर आज़म का अल्ताफ को फोन। चौधरी बरादरान से मुलाकात में सदर ने यकीन दिलाया कि फंड्स फौरी मिलेंगे, तावन ना करने वाले अफसर बदल दिए जाएंगे। नवाज शरीफ की जानिब से काफिले को तावन की पेशकश पर भी गौर। और एक और अहम डेवलपमेंट होने जा रही है मुल्क की सियासत में, इस पर हम पहले तजिया लेंगे, राय लेंगे मोहतरम फजल हुसैन अवान साहब से। फजल साहब एक बार फिर हुकूमत में वापस मुत्तहिदा कैसे देखते हैं आप? तो इसमें इस खबर को हम 2 हिस्सों में लेते हैं, MQM अलग और काफिले अलग, साथ इसके नून लीग भी आ जाएगी। MQM तो कभी हुकूमत से बाहर थी ही नहीं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे तो उनके वज़रा ने इस्तीफ़े दे दिए, उनके गवर्नर ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो चंद दिन के लिए जब तक गवर्नर उनके इस्तीफ़े पे रहे हैं, इस्तीफ़ा दिया नहीं था या दिया था तो कबूल नहीं हुआ, बाकी वज़रा ने इस्तीफ़े दिए वो मंजूर नहीं हुए, जब तक गवर्नर साहब आउट ऑफ ऑफिस रहे हैं उस वक्त तक कहा जा सकता है कि MQM हुकूमत से अलग थी। जैसे भी वो आ गए इसका मतलब है कि हुकूमत में शामिल हो गए। और इसमें हमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की अगर स्लाइड चला दी जाती तो बेहतर था कि उनके क्या इल्ज़ाम थे। भारत इसमें मुस्बत पहलू ये है इस इत्तेहाद का कि कराची में आपने देखा कितनी टारगेट किलिंग हुई है, कितनी कत्ल वारत हुई है। इल्ज़ाम तीनों पार्टियां जो हुकूमत में भी थी, MQM पीपल्स पार्टी और ANP, एक दूसरे के ऊपर लगाती रही हैं। लेकिन अब ये जो उन इल्ज़ामात को थोड़ा सा यादा कर लेते हैं ना, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत पर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने कुरान पाक सर पर रख कर और कुरान पाक की कसम खाकर इल्ज़ामात लगाए थे। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन जमात है, मुल्क तोड़ने की साजिशें लंदन में तैयार हुई। खुद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि अमेरिका और दीगर मुल्क चाहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ दिया जाए। फिर एक वफाकी वज़ीर बाबर गौरी साहब का नाम लेकर उन्होंने कहा कि जिनके पास शिपिंग की वजारत थी वो वहाँ पर भत्ता लेते हैं, भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग का इल्ज़ाम, और इस तरह के और भी इल्ज़ाम थे जिन पर पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की ज़ाती राय है। तो हम इससे ज़रा आगे बात करते हैं ना, तो कराची में आप अमन की सूरत हाल देख लें, कत्ल वारत हो रही थी, टारगेट किलिंग हो रही थी, भत्ता खो रही थी, जो भी उसमें मुलव्वस था, ये भी थे, दूसरे भी थे। अमन की सूरत हाल आपको पता कितनी मखदूश थी। तो इसमें मुस्बत पहलू जो हमने जिसके ऊपर बात करनी है, मुस्बत पहलू ये है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी, MQM और ANP, आज ANP वो भी इत्तेहाद में तो पहले भी थी लेकिन मुफाहमत में वो भी शामिल है, उसने भी मुखालफत नहीं की MQM की, बल्कि MQM और ANP के दरमियान कुछ तलकात बेहतर हुए हैं। अल्ताफ़ ने कुछ माजरत की है और कुछ
ANP के शाही सैयद और उनके माजरत सियासतदान आपस में कर लें, जो सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों से भी अब हजारों में तादाद पहुंच चुकी है, क्या ये माजरत काफ़ी है? माजरत काफ़ी तो नहीं इसको कहा जा सकता, लेकिन आप इसको एक बुनियाद समझ सकते हैं कि आइंदा कत्ल गारत रोक गई है। खुदा करे कि ये मुफाहमत इनकी चलती रहे। और एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि कराची खुद नोटिस केस का फैसला भी आज सुनाया जाएगा और उससे पहले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में वापस आ गई है, इसको आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? हाँ, वो तो फैसला जब आएगा तो फिर उसके बाद उसके ऊपर बात हो गई ना। फैसला क्या आता है उसमें वो मुर्द इल्ज़ाम किसी को ठहराते हैं, नहीं ठहराते, बेहतरी के लिए वो क्या करते हैं। अब हम आते हैं दूसरी खबर की तरफ, ठीक, क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है। काफ लीग जी, काफ लीग ने कल कहा था कि हमें हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर एतमाद नहीं है, इसलिए इस्तीफे दे रहे हैं और हम पीपल्स पार्टी का बोझ नहीं उठा सकते। ऐसी बात है कि एकदम से एतमाद बहाल हो गया। एतमाद बहाल हो गया। असल में अवान सदर में मुलाकात हुई, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात, उन्होंने कहा जी कि आपकी वजारतों को जो मसाइल पेश हैं, आपके वज़ीरों को जो मसाइल पेश हैं, आपको जो फंड्स नहीं मिल रहे, वो सारा कुछ उन्होंने यकीन दहानी करा दी। हालांकि इसका मतलब वहाँ पे वो अदम एतमाद वाली कोई बात नहीं थी। इनके जो मामला थे, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनके दूर होने की बात थी, वो सदर साहब ने कर दिया। लेकिन इसमें भी एक मुस्बत पहलू हमें ये नज़र आता है कि नून लीग ने कहा था कि तमाम जमातों को, काफ लीग को उन्होंने तहसीन की थी कि वो होकर हुकूमत से इस्तीफ़े दे देते हैं जी। और इसके बाद मुस्बत पहलू इसमें यह है कि काफ लीग ने यह कहा है कि हम मुस्लिम लीग नून की पेशकश के ऊपर गौर करेंगे। इसका मतलब कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की पेशकश को ठुकराया नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमारा इलेक्शन भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये बात इसके मुझे बात मुकम्मल कर रही है, ये इस बात का मैं जवाब देता हूँ, ये मैं मुकम्मल कर लूँ। दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ हमेशा काफ लीग के बारे में उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, बल्कि वो तो ज़्यादा गुस्से का इजहार करते रहे जब भी कोई कहता था कि मुस्लिम लीग इकट्ठी हो जाए। एक हवाले से मियाँ नवाज शरीफ, उनके अंदर भी नरम गोशा पैदा हुआ है, तो एक उम्मीद रखनी चाहिए कि ये काफ लीग और नून लीग करीब आ जाएंगे। बाकी यहाँ तक हमारे यहाँ वो कहते हैं कि हमारी सियासत में ये कहा जाता है कि कोई हरफ़े आखिर नहीं है, तो ये जो इन्होंने कह दिया कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, ये 3 दफ़ा पहले भी ऐसे ऐलानात कर चुके हैं कि मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, और कल आपने देख लिया क्या हुआ। फाइनल बात यह है कि कोई भी पार्टी पीपल्स पार्टी का बोझ नहीं उठा सकती, मुस्लिम लीग नून हो, MQM हो या ANP हो। तो जब इलेक्शन, अभी 1.5 साल है, काफ़ी अरसा है, 1.5 साल काफ़ी अरसा है, ये मौज मेले के लिए सारे फिर इकट्ठे हो गए हैं। जब इलेक्शन का वक्त हो आएगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पीपल्स पार्टी तो खुद अपना बोझ नहीं उठा सकती, जो बहरान इसने मुल्क में पैदा कर दिए हुए हैं। काफ लीग कब इनके साथ हो गई, MQM कब इनके साथ हो गई। लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की आप गुफ्तगू सुन लें तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बहरान ही कोई नहीं है और हुकूमत जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है और सारी जिम्मेदार जो है वो अपोजिशन है। हाँ बिल्कुल, ये तो आप खुद देख लीजिए कि हम कितने, मैं कितना इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासर हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपके घर में देख लीजिए कि लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, महंगाई की क्या हालत है, मुल्क में अमन की क्या सूरत हाल है, टारगेट किलिंग कहाँ नहीं हो रही, कराची में हो रही है। दाल जो 2008 में इंतखाबात से पहले 40 रुपए थी, अब 150 और पौने 200 रुपए तक जा पहुंची है। हर बंदा, मामूली सी मिसाल है, हर बंदा इस हुकूमत के, वाकई जो जिसने कहा ना कि ये हुकूमत आफत है, और वाकई ये हुकूमत आफत है, हर बंदे ऐसे मुतासर है और सूरत हाल आपके सामने है। राइट, बिल्कुल। कुछ मजीद सूरत हाल आवाम तक भी पहुँचाना चाहेंगे। अपोजिशन के हवाले से बात हुई तो कुछ मजीद खबरें भी हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयान शामिल करना चाहेंगे कि कराची के हालात में भारत मुलविस हो सकता है, काफ लीग से पैगाम रसानी जारी है, हुकूमत मुल्क की मसाइल का काबिल अमल हल दे तो साथ बैठने को तैयार है नवाज शरीफ। तहरीक अदम एतमाद के लिए मतलूबा तादाद मौजूद नहीं, काफ लीग हुकूमत का साथ छोड़ दे तो हुकूमत से नजात आसान हो जाएगी। कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के जरिए होना चाहिए। शुजात से मुलाकात नहीं हुई, गिलानी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की सूरत में बाकी अरसे के लिए मुस्लिम लीग नून के बजाय कोई और भी वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार हो सकता है। और फिर आज मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज का प्रोग्राम भी बनाया है। लोड शेडिंग, महंगाई, बदअमनी और अमरीकी धमकियां। मुस्लिम लीग नून का आज पार्लियामेंट हाउस से ऐवान सदर तक मार्च और धरने का ऐलान। फजल रहमान, सलीम, सैफ, शेर पाओ और दीगर ने शिरकत की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान अपोजिशन लीडर काफ लीग के अरकान ने भी मुस्बत जवाब दिया। PPP के बाद रहनुमा से भी रब्ता किया है। जरदारी का इक़्तिदार आफत से कम नहीं, हुकूमत का एक एक मिनट कौम पर भारी है, अब खामोश रहना अजीम गुनाह होगा, चौधरी इंसार का ये कहना है। फिर ऐवान सदर के तर्जुमान फरतुल्लाह बाबर साहब का बयान भी है कि धरना देने वालों को हार पहनाएंगे, चाय भी पेश करेंगे। इस पर बात करेंगे हम
फजल हुसैन अवान साहब से। जी, आज मुस्लिम लीग नून जी एहतजाज का प्रोग्राम बना रही है। बिल्कुल जी, अपने अपने तौर पे जिस तरह भी हुकूमत की या हुक्मरानों की इस्लाह मुमकिन है वो हर सतह के ऊपर उसकी कोशिश होनी चाहिए। इन्होंने एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है, साथ ही मैं समझता हूँ कि दूसरी तरफ से मुस्बत रिस्पांस है। उन्होंने कहा जी कि हम हार पहनाएंगे, चाय पेश करेंगे, बजाय इसके कि वो डंडेबारी करें, लाठी चार्ज करें या आंसू गैस फेंकें। ऐसा हुकूमत की तरफ से ये अच्छा एक इजहार है, और अपोजिशन जो है वो जो मुजाहरा कर रही है, एहतजाज कर रही है, उसको भी चाहिए। अमूमन उनकी काल यही होती है कि पुरअमन एहतजाज होगा, और उम्मीद है कि ये भी पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। और इसको जिस तरह भी हुकूमत की इस्लाह मुमकिन है उसकी तरफ हर किसी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने अगर अब इसको उताने दिए जाते थे फ्रेंडली अपोजिशन के, अगर वो मैदान में आ गए हैं तो अच्छी बात है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुकूमत राह रास्त पे आ जाती है तो उसके साथ बैठने के लिए तैयार है। एहतजाज बेला जवाब नहीं होना चाहिए, एहतजाज का कोई रिजल्ट भी आना चाहिए, और रिजल्ट जो है वो इस्लाह की सूरत में निकलना चाहिए, और हुकूमत को भी इस एहतजाज से हाँ जी, हुकूमत ने जो कहा है ना जी कि हम चाय अपनी गलतियों की इस्लाह जरूरी है, बिल्कुल करनी चाहिए। उन्होंने कहा चाय पेश करेंगे, ये करेंगे, हार पहनाएंगे, तो बेहतर नहीं है कि वो इकदाम करें जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं, कौम परेशान है, अपोजिशन परेशान है, पूरा मुल्क परेशान है। बिल्कुल सही कहा। और गिलानी साहब के बयान के बाद हम बात करेंगे कुछ आलमी मंजरनामे की। गिलानी साहब कहते हैं कि अपोजिशन तनहा है, इसे कभी खतरा नहीं समझा, हिज़्ब इख्तिलाफ को परेशान करने के लिए डेंगी और इमरान खान ही काफ़ी हैं। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं, महज अवाम को एहतजाज पर उकसा रही है। जब लोड शेडिंग का मसला हल हो जाएगा तो उसके पास क्या रह जाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से कुछ खबरें भी आज के नवाए वक्त का हिस्सा हैं, उन पर नजर डालना चाहेंगे। हक्कानी नेटवर्क के हवाले से खबर है कि अमरीकी हुकाम के हक्कानी नेटवर्क के साथ खुफिया मुज़ाकरात का इंकिशाफ, ISI ने राब्ता कराया, अमरीकी अखबार का दावा, महकमा खारजा का तस्दीक से इनकार। मुज़ाकरात सिराज हक्कानी के भाई के साथ हुए, कियानी पहले कह चुके हैं बुलेन को राब्तों का इल्म है। और हक्कानी नेटवर्क के हवाले से एक और अमरीका का बयान भी आया है कि अफगानिस्तान में अमन, भारत का कोई मुसालहती किरदार नहीं, पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क से हमारी शराइत पर मुज़ाकरात करें। अमरीका हक्कानी नेटवर्क को कभी अफगान हुकूमत में शमूलियत की पेशकश नहीं की। अफगानिस्तान भारत स्ट्रेटेजिक मुआहिदा का खैर मकदम करते हैं। विक्टोरिया न्यूलैंड ग्रॉसमैन कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। प्रेस ब्रीफिंग, हक्कानी अफगान अवाम और नेटो फोर्सेज दोनों के लिए खतरा है, पाकिस्तान कार्रवाई करे, ये कहना है रासमोसिन का। जी, फजल हुसैन अवान साहब, एक तरफ हामिद करज़ई जाते हैं भारत के दौरे पर, वहाँ पर स्ट्रेटेजिक मुआहिदा होता है और कहा जा रहा है कि वो अमेरिका की शह पर ही गए, और फिर अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए भारत से कहा है कि वो अपनी फ़ौजें भी लेकर आया, फिर फ़ौजी मशकें भी शुरू कर दी हैं, और गुज़श्ता माह 2-3 मिसाइल टेस्ट भी किए गए पाकिस्तान को डराने धमकाने के लिए। अब अफगानिस्तान के सदर वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ बयान भी देते हैं, इस तरह के मुआहदे भी करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि पाकिस्तान उनका जुड़वां भाई भी है। तो ये कैसा भाई है? अच्छा, इसमें हमें थोड़ा ये फ़र्क करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा बड़ा दुश्मन अमेरिका है या भारत है। मेरे ख्याल में तो दोनों एक से बढ़कर एक पाकिस्तान के दुश्मन है, और आपका दुश्मन का दोस्त जो है वो भी आपका दुश्मन होता है। भारत तो हमारा अज़ली दुश्मन है, लेकिन अमेरिका दोस्तनुमा दुश्मन है, उसको हम दोस्तनुमा दुश्मन नहीं, लेकिन फ्रंट लाइन नेता होने के बावजूद भी उसने सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया। अमेरिका और भारत की दोस्ती शक व शुबा से बालातर है। जब अमेरिका हमारे दुश्मन का दुश्मन हो गया तो इसका मतलब है कि वो हमारा भी दुश्मन है। बिल्कुल सही। हक्कानी नेटवर्क के हवाले से ये जितना जो शर फैला हुआ नज़र आ रहा है, ये सारा माइक मोलन की वजह से है। वो चले गए, शर फैला के चले गए ना। तो उन्होंने ये सारा कुछ क्यों किया? वो कि 30 सितंबर को वो रिटायर्ड होने वाले थे, और किसी जर्नैल के लिए ये डूब मरने का मकाम है कि वो फौजी शिकस्त खा जाए। सही। और अमेरिका में यहाँ पे उनको फौजी शिकस्त हो चुकी है। माइक मोलन उनकी फ़ौजों के सरबराह थे, सारी फ़ौजों के, एयरफोर्स, फ़ज़ाइया, एयरफोर्स, नेवी और उनकी जो बर्री फ़ौज है, सब के सरबराह थे, और वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे जिसका इजहार खुद ओबामा ने किया है। तो उनको तो ऐसे जर्नैल को तो चाहिए कि वो जो अमूमन होता है कि शिकस्त तस्लीम करने की बजाय या हज़म करने की बजाय वो टेबल से पिस्टल उठाता है और कनपट्टी तक ले आता है। सही। तो ऐसी नौबत नहीं आई, लेकिन उसने सारा मलबा मोलन साहब ने पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। हक्कानी नेटवर्क के साथ पहले कहा गया तलकात हैं, जो हमले हुए थे काबुल में उनके बारे में कहा गया जी हमायत हासिल थी पाकिस्तान से, और मोलन ने तो कह दिया जी ISI का विंग है हक्कानी नेटवर्क और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पेनेटर ने कहा, सब ने कहा कि हम
अगर पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता तो हम बराह रास्त हमले करेंगे। और असल में मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा, मैं एक ब्रेक ले जाना है, यहीं से इंशाल्लाह गुफ्तगू का दोबारा आगाज भी करेंगे। नाज़रीन आप हमारे साथ ही रहिएगा। You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. दूरियां खत्म, गिले शिकवे दूर, एमक्यूएम एक बार फिर हुकूमत का हिस्सा बन गई। मुत्तहिदा और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मुल्क के अजीम तर मुफाद में है। अल्ताफ हुसैन। मुस्लिम लीग नून आज ऐवान सदर के बाहर धरना देगी। अमरीका अफगानियों के कहने पर हम पर उंगली ना उठाए, अब्दुल्ला हुसैन हारून। आप हैं वक्त के साथ। वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल भी कर सकते हैं, फजल साहब से बात भी कर सकते हैं। फजल साहब से हमारी बात हो रही थी हक्कानी नेटवर्क के वजह से। फजल, अमेरिका कहता है कि हक्कानी नेटवर्क से पाकिस्तान हमारी शराइत पर मुज़ाकरात करे। जी, और इसके साथ ये भी देखिए कि वो उसने ये भी कहा है, अभी वो कहते हैं कि हमारी शराइत के ऊपर पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क के साथ बातचीत करे। इससे पहले उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान में मौजूद हक्कानी नेटवर्क के ठिकानों के ऊपर पाकिस्तान खुद हमले करे, वरना हम हमले करेंगे। इसका मतलब यह है कि हक्कानी नेटवर्क को अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन साथ ही कल एक खबर आई थी, सराजुद्दीन हक्कानी ने कहा था कि अमेरिका समेत बहुत से ममालिक हमें कहते हैं कि करज़ई हुकूमत में शामिल हो जाओ। और वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का बड़ा मोतबर अखबार है, उसने आज ये खबर दी है कि हक्कानी नेटवर्क के साथ अमेरिका के कई दफ़ा मुज़ाकरात हो चुके हैं। ये देख लीजिए कि मुनाफिकत की, दोगली पॉलिसी की, दोहरे मायार की ये इंतहा नहीं है कि पाकिस्तान को अमेरिका एक तरफ कहता है हक्कानी नेटवर्क के ठिकाने के ऊपर हमले करो, फौरी हमले करो, नहीं तो हम करेंगे, दूसरी तरफ खुद उनके साथ मुज़ाकरात कर रहा है। तो इस पर पाकिस्तान को अब अपना मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल खुलकर वाज़ेह कर देना चाहिए उन तमाम करारदादों की रोशनी में जो कि APC में पास हुई या उससे पहले मुश्तरका। खुदा करे कि ऐसा हो जाए, लेकिन APC की करारदाद की आप क्या बात करते हैं, वो तो अमेरिका के मशवरे से तैयार हुई और अमेरिका के मशवरे से पास हुई और पेशगी की और पास हुई। ये हमारी इंतहाई बदकिस्मती है कि वहाँ ये देखिए कि करारदाद APC बुलाने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, अमेरिका के बराह रास्त हमलों के बयानात की वजह से, पाकिस्तान पर हमले की वजह से। आम सियासी जमातें सर उसमें बैठी, उस सियासी जमातें बैठी थी, सबका किबला उसी तरफ है, अमेरिका की तरफ। ये अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका की तरफ है इक़्तिदार के हसूल के लिए, और जिसके लिए सारे जिसके लिए अमेरिका की मुखालिफ करती हैं और भरपूर तरीके से करती हैं। हाँ, बराए नाम वह साबित हो गया ना। करारदाद में बिल्कुल ना अमेरिका का जिक्र है, ना मोलन का जिक्र है, ना उनकी धमकियों का जिक्र। राइट, कॉलर शामिल करना चाहेंगे। मुस्तफा साहब है पहले कॉलर लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। दो बातें अर्ज करूंगा जी। आज सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आ रही है, मुझे उम्मीद वासिक है कि वो हजारों जो गरीब मासूम लोग कराची में मफामती टारगेट किलिंग में मरे हैं पिछले 43-44 महीने में, ये जब से क्लूशन थी, उसको भी वो मलूज़े खातर रखेंगे, सिर्फ अगस्त को नहीं देखेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर कल सिर्फ रात के आप टीवी प्रोग्राम 11 बजे के बाद के देख लें और एक जो कामरान शो देख लें, तो उससे पूरी तरह साबित हो जाता है कि ये पार्टीजन और पॉलिटिकल पॉलिटिक्स सदर मोहतरम कर रहे हैं, गवर्नर साहब कर रहे हैं, जो गैर आईनी है, गैर आईनी कंडक्ट है। सुप्रीम कोर्ट को ये नोटिस लेना चाहिए अगर वो पाकिस्तान में क्लीन पॉलिटिक्स, करप्शन फ्री पॉलिटिक्स, नॉन पार्टीजन, जो कि मुल्क में तबाही का बायस बनी है, ये रात के प्रोग्राम अगर कामरान खान देख लें। थैंक यू वेरी मच मुस्तफा साहब, आपने, और ये आपकी जाती रहे, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। शाहिद साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी शाहिद साहब। हेलो जी जी शाहिद साहब फरमाइएगा। जी, ये इस्लामाबाद और कराची में कल शब जो कुछ भी हुआ है, इसे सियासी खिचड़ी का फिर से पकाया जाना कहें या बासी कड़ी का उबाल कहें, लेकिन एक बात तय है कि हमारे सियासतदानों और हुक्मरानों को अवाम के जो मसाइल हैं उनसे कोई गर्ज नहीं। ये अपनी जाती अगराज के लिए इकट्ठे होते हैं और जाती अगराज के लिए ही अलग हो जाते हैं। ठीक शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच। जी, अवाम की कोई परवाह नहीं है, कुर्सी का खेल जारी है, अपने मुफादात अजीज हैं, वजारतें अजीज हैं और अपने ख़ानदान के अफराद को बचाना और अपने एहसासों का तहफ़्फ़ुज़ अजीज है। हाँ जी, वो सारा कुछ इसी बुनियाद पे किया जाता है कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं है, सियासत में असूल हरफ आखिर नहीं है, सियासत में सियासी जमातों का मंशूर हरफ आखिर नहीं है। बहरहाल ऐसे जो सियासी पार्टियों की तरफ से इक़दामात किए जाते हैं उनके ऊपर अफसोस के सिवा और क्या किया जा सकता है। अवाम क्या करें? अवाम पहले भी देख चुके हैं, मुत्तहिदा की आनिया जानिया, फिर मुत्तहिदा हुकूमत में है और फिर काफलिक जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठ गई है। और अभी तो वो पुराने वाले बयान की सयाही भी जो है वो भी खुश्क नहीं हुई थी कि एकदम फिर वापस आने। आपने कहा जी कि अवाम क्या करें, ये सारा अवाम का ही किया धरा है। अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, कराची वाले हों, इस्लामाबाद वाले हों या जिधर भी लोग बैठे हैं, तो अवाम का ही किया धरा है। तो उस वक्त तक मामला दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक आप अवाम को बाशऊर नहीं बनाते। यहाँ पे खानगी की शरह 5-6% है और हर बंदे को वोट देने का हक है। आम आदमी का वोट जो बिल्कुल अनपढ़ है, जो अपने साइन करना नहीं जानता, उसका वोट डॉक्टर कदीर खान के बराबर है। तो जब तक आप आम आदमी को एजुकेटेड, ये नहीं कि हम हर आदमी जो है डॉक्टर कदीर की तरह या आसफ ज़रदारी की तरह पढ़ा लिखा हो जाए, बहरहाल आम आदमी को बाशऊर तो बनाना होगा, तालीम याफ्ता बनाना होगा, उसके बाद हमारे मसाइल जो हैं वो कम हो सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की तो आपने ये बात की, यकीनन पूरी कौम उनको गैर मुतनाज़ा तस्लीम करती है और उनको सलाम करती है, लेकिन सदर ज़रदारी साहब के बारे से जो बात की इस पर लोगों को एतराज़ हो सकते हैं। पर ख्वाजा अंजुम साहब की कॉल शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी ख्वाजा साहब। सर बात ये है कि सबसे पहली बात ये है कि ये बोलते हैं कि अवाम नुमाइंदे चुनते हैं। अगर अवाम नुमाइंदे चुनते होते तो क्या शौकत अजीज का वो हल्का था जहां से वो हजारों वोट लेके कामयाब हुआ? और आज से बहुत अरसे की बात है, गड़ी यासीन में पाकिस्तान के बहुत बड़े शिकारपुर के साथ इलाका है गड़ी यासीन, वहां पर इलेक्शन हुए और बहुत बड़े कानूनदान थे माने हुए AK बिरोही, वो वहां से हार गए। और BBC ने तबसरा किया था उस वक्त कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर AK बिरोही हार जाता है। दूसरी बात यह है कि मैं कराची के बारे में आपको बड़ी एक अजीब सी बात बताऊं। कराची के अखबारात पढ़ें, पूरे अखबारात बिल्डर के भरे भरे हुए होते हैं। क्या हुकूमत ने ये सोचा है कि ये जमीनें किसकी हैं? क्या सेवरेज वहां पर है? क्या सड़कें वहां पर हैं? क्या वो लाखों जो फ्लैटों की बुकिंग हो रही है वहां पर बिजली वो सर्वाइव कर सकेंगे? ये क्या मुल्क के साथ हो रहा है? साहब थैंक यू वेरी मच। अभी हम इस पर भी बात करेंगे। रशीद गौरी साहब कराची से ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, मैं अब्दुल रशीद गौरी कराची से बोल रहा हूँ। जी जी फरमाइए। आज ये है जनाब कि कल जो हुआ MKM और पीपल पार्टी का आपस में वापस मिलाप, तो मैं यहाँ कराची में रहता हूँ, काफी अच्छे से देख रहा हूँ कि जब ये MKM हुकूमत से अलग होती है तो सारी जमातें जितने भी हैं मुल्क की उसके पीछे लग जाती है। होना ये चाहिए, सियासत ये कहती है, क्योंकि मैं अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी की निज़ाम इस्लाम पार्टी में सियासत कर चुका हूँ। होना ये चाहिए था कि इन लोगों को सीने से लगाते, इनसे ताउन करते, इनकी हौसला अफजाई करते तो ये कभी वापस नहीं जाते। लेकिन मैंने ये अंदाजा यहाँ देखा कि हर शख्स जो है उसके ऊपर इल्जाम तराशी और बोतान तराशी। साहब थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल किया। अभी हम इस सवाल के जवाब भी ले रहे थे। ये MKM पर बिला वजह उन्होंने कहा कि इल्जाम तराशी की जाती है और तमाम सियासी जमातें करती हैं। तो बहरहाल ये इनकी राय है, जो उनके ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं वो उनकी राय है। तो इससे पहले कॉलर ने कहा था कि शौकत अजीज चकवाल, वो अटक से शायद इलेक्शन था, वहाँ से वो जीत गए, AK बिरोही सिंध से हार गए। तो इसका यही मतलब है, जो हमने बात की है, ये उसी बात की तायद है कि जो लोग वोट देते हैं वो उनकी अपनी राय होती ही नहीं। बिल्कुल वो किसी के कहने के ऊपर वोट देते हैं, किसी की राय के ऊपर वोट देते हैं। तो तरीका यही है, एक ही तरीका है कि जब तक बाशऊर वोटर, आम बंदा बाशऊर नहीं हो जाता, तालीम याफ्ता नहीं हो जाता,
हमारे मसाइल हल होने की आइंदा आने वाले इलेक्शन से पहले किस तरह से आवाम को बाशऊर किया जाए और किस तरह से ये जो जाली वोट है इनका तदारुक हो सकता है और किस तरह से आवाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा बाशऊर कर सकते हैं? नहीं, ये देखिए कि ये इतना वो शार्ट प्रोसेस नहीं है कि फौरी तौर के ऊपर अभी 1.5 साल पड़ा हुआ है। हाँ, 1.5 साल तो बहुत कम अरसा है। इसके लिए यहाँ ये बात भी है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम ममालिक को कहा था कि हर मुल्क पाकिस्तान समेत इसी अक्टूबर में जो ये जारी है या नवंबर में 100% जो है वो तलबा को स्कूलों में दाखिल होना चाहिए, लेकिन वो भी ऐसा पाकिस्तान में कम से कम ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि सारे बच्चे स्कूल जो जाने वाले हैं वो स्कूलों में दाखिल करा दिए जाए। जिन लोगों के पास वोट देने की अहलियत है, जो 18 साल से ज़ायद उम्र के लोग हैं, कम से कम उनको तो हम एजुकेट कर सकते हैं। नहीं, वो कैसे कर सकते हैं? उनको ये तो बुनियादी, ये आज से अगर प्रोसेस शुरू हो जाए 2-4 तो फिर भी 15-20 साल लगेंगे पूरी कौम को एजुकेट करने के लिए। राइट, कुछ मज़ीद कॉलर भी शामिल करना चाहेंगे। नैयर सदर साहब लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नैयर सदर बात कर रही लाहौर से। आज मुझे आवाम से ये बात पूछनी है कि स्वाबे कारीन का क्या मतलब होता है? क्या स्वाबे कारीन का ये मतलब होता है कि सैलाब के दिनों में आया और हुक्मरान जो खुद सब मिलके हुकूमत में अपनी कुर्सी की बंदर बांध करते हैं और आवाम से ये कहते हैं कि जी आए सैलाब आया है, आप अपने भाइयों की मदद करें। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, आवाम से करना चाहती हूँ, सियासतदानों से मुझे कोई उम्मीद नहीं कि आवाम ये बताए क्या स्वाबे कारण का ये मतलब होता है? राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी हम इस सवाल का जवाब भी लेते हैं। मलिक सादिक साहब है नारोवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मलिक साहब। हाँ जनाब, अर्ज ये है कि मतलब महाजरा ने लताफ भाई ने मतलब 4 घंटे का सफर है कराची से लेके सिंध तक है, तो पूरे मुल्क को मतलब परेशान रखा हुआ है। ये नहीं मतलब आसफ जरदारी को या लताफ भाई को पता है कि मतलब पंजाब का रास्ता 18 घंटे का है, लोरी से लेके पिशावर तक। ये पंजाब में एक जिले की आवाम निकल चुकी, हुकूमत से काबू में नहीं आया जाएगा। राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी मलिक सादिक साहब। और लोड शेडिंग के बारे से बात करना चाहेंगे। बिजली का बहरान भी जारी है, लोड शेडिंग के खिलाफ कई शहरों में हड़ताल मुजाहरे हुए और रैलियां भी निकाली गई। वकलान ने भी एहतजाज किया। अवाम निकले हैं इस मरतबा। इस अवाम के निकलने को आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी साबित हो सकती है, हुकूमत पर प्रेशर आ सकता है और कुछ बिजली बहरान भी कुछ कम हुआ है या नहीं? तो आपने कहा कि आइंदा दिनों में कुछ हो सकता है, प्रेशर आ सकता है। तो जैसे ही लोग निकले हैं उस फौरी तौर के ऊपर वज़ीर आज़म साहब ख्वाब गफलत से जागे हैं। उन्होंने फौरी तौर पे ऐलान किया कि ये क्या हो गया, मुल्क में अंधेरा छा गया, लोग बाहर आ गए, पुलिस डंडे बरसा रही है, लोग मर रहे हैं, जलाओ घिराव हो रहा है, ये फौरी तौर पर ये पकड़ो, जिन कंपनियों को अपने पैसे देने हैं उनको पैसे दे दो। 9 अरब रुपए उन्होंने जारी करवा दिया गिलानी साहब ने। ये तो इससे पहले होना चाहिए था जी, ये इस बहरान से पहले। तो लोग सड़कों पे निकले, इसका मतलब ये है कि सड़कों पे लोग निकलते हैं, बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है। इस हुकूमत ने यही रवश अपना ली है और लोग सड़कों पे निकले तो इन्होंने बिजली का बहरान कम करने की कोशिश की है, जो कुदरती बहरान नहीं है, जिसका और कोई कसूरवार नहीं है, यही हुकूमत कसूरवार है। पाकिस्तान में बिजली की जो कैपेसिटी है पैदा होने की वो तकरीबन 18,000 मेगावाट है, जो ज़रूरत है वो इससे 1,000 कम है। लेकिन ये चूंकि अदायगियाँ नहीं कर रहे, किसी को तेल नहीं दे रहे, किसी को उसके पैसे नहीं दे रहे, उन्होंने बिजली बंद कर दी। और जो प्लांट ख़राब पड़े हैं उनको रिपेयर नहीं किया जा रहा। और कराची में नए प्लांट पड़े हैं, तो ये पैसे ना देने की वजह से आधी बिजली कम होगी। आधी बिजली कम हुई है तो वो कहीं 18 घंटे लोड शेडिंग हुई है, लाहौर में 20 घंटे तक भी लोड शेडिंग हुई है। और हुकूमत ने जैसे पैसे जारी कर दिए हैं सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को जगाने के लिए, वज़ीर आज़म गिलानी साहब को जगाने के लिए, यानी कि वज़ीर खजाना को जगाने के लिए अवाम को जागना होगा। अवाम को जागना होगा, जिस तरह अवाम जागे हैं बिल्कुल निकलना होगा, जिस तरह निकल लें। ठीक है, राइट। आखिरी कॉलर शामिल करना चाहेंगे, कराची से मोहम्मद सलीम साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सलीम साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत शुक्रिया, आपने कम से कम कॉल की। थोड़ी देर पहले एक भाई ने बात की थी कि महाजरों की। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में, पंजाब में, दूसरे सूबों में जो लोग माइग्रेट करके आए जिनको महाजर कहा जाता था, उनमें से कोई भी अपने आप को महाजर नहीं कहलवाता। कराची में कुछ लोग कहलवाते हैं महाजर कौमी मूवमेंट या दूसरे
तो मेरा ख्याल है कि उनको भी जिस शहर ने, जिस सूबे ने, जिस मुल्क ने आपको पनाह दी, मुझे पनाह दी, उनको पनाह दी, किसी को भी पनाह दी, रिज़्क दिया, रोज़ी दी, उसके गुण गाने चाहिए। आफाक अहमद साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बयान दिए कि मेरे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं है, लेकिन आफाक अहमद साहब को अदालतें रिहा करती हैं और फिर उनको दोबारा नज़रबंद कर दिया जाता है किसी के कहने पर। जी, इसको आप किस तरह से? किसी के कहने पर इसमें ढकी छुपी तो कोई बात है ही नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये जो हुकूमत में शामिल हुई है, गवर्नर इनका फौरी तौर के ऊपर आ गया। आपने देखा होगा उन दोनों जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की मुलाकातें हो रही थी आफाक के साथ, रिहाई के बयानात आ रहे थे, रिहाई के अहकामात भी हो गए थे और इनको शायद छोड़ भी दिया जाता। और MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का फौरी तौर के ऊपर अपने गवर्नर को वापस भेज देना और उसके बाद हुकूमत के साथ तावन करना, उसमें से एक वजह आफाक अहमद भी थी। वो नहीं चाहते कि आफाक अहमद बाहर आए, आज़ाद हों, और हुकूमत ने तो यहाँ तक पेश करके अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा भाई हम आपको छोड़ तो नहीं सकते लेकिन दूसरे मुल्क भिजवा सकते। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आजकल कहाँ हैं और जो उन्होंने बातें की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हक़ाइक़ बयान किए थे, क्या उनका भी कुछ असर होगा जो आज आने वाला फैसला है उस पर? देखिए जी कि इसमें मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को बुलाती सुप्रीम, क्योंकि उन्होंने तो एक पूरा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया था। बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात थे, वो सच्चे थे या नहीं सच्चे थे, उनकी छानबीन होनी है नहीं होनी है। बहरहाल उनके इल्ज़ामात में बहुत वज़न था, बहुत लोगों को अपील भी करते थे, उनको ज़रूर बुलाना चाहिए था, उनको नहीं बुलाया। इससे आप थोड़ा हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला किस तरह का होगा। चलिए, आज फैसला आएगा तो वो उस पर बाद में बात भी होगी। और नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाज़ा फरमाई और कॉलर जिन्होंने कॉल की उनके शुक्रगुज़ार है। कॉल वक्त की कमी के बाद शामिल नहीं कर सके, उनसे माज़रत बढ़ते हैं। आज के नवाए वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम तैयबा ज़िया चीमा साहिबा का कॉलम है। मकतूब अमरीका के उन्वान से लिखती हैं। आज इन्होंने लिखा है, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। इन्होंने लिखा है कि एहतजाज अमरीका में भी किए जाते हैं मगर तोड़ फोड़ या जारहाना अंदाज एहतजाज इख्तियार नहीं किया जाता, और अगर ऐसा अंदेशा हो तो पुलिस काबू पा लेती है। अमरीका में मुजाहरों की वजह कारोबारी शोबों में हिर्स, माशरे में अदम मसावत और दीगर मुआशी मसाइल की मुखालफत है। अमरीका जैसा फन्ने खान मुल्क भी मसाइल में बुरी तरह घिर चुका है। मईशत तनज़ुली का शिकार है। अमरीकी कौम भी बेरोजगारी, महंगाई और दीगर मुआशी और समाजी मसाइल के खिलाफ मुजाहरे करती है मगर शहरियों की जान और माल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। जबकि पाकिस्तान में होने वाले एहतजाज बताते हैं कि पाकिस्तानियों में नफरत अमरीका से कई गुना ज्यादा जरदारी हुकूमत के खिलाफ है, लेकिन अपने ही मुल्क को मैदान जंग बना देना कहाँ की अक्लमंदी है। तैयबा ज़िया साहिबा की कॉलम के हवाले से हम फजल साहब से बात करना चाहेंगे। एहतजाज के हवाले से उन्होंने पॉइंट उठाया है कि अमेरिका में एहतजाज पुरअमन होता है लेकिन पाकिस्तान में एहतजाज होता है, और एहतजाज से पहले जब लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हुआ हमने इसी प्लेटफॉर्म से आवाम से अपील की थी कि वो अपना एहतजाज पुरअमन रखें, इमला को नुकसान ना पहुंचाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हुकूमत तक जरूर पहुंचाएं, और यही बात कॉलम में भी तैयबा साहिबा ने की है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आप एहतजाजों के हवाले से पाकिस्तान का मुवाजना अमेरिका या यूरोपीय या मगरबी ममालिक से के साथ नहीं कर सकते। वहाँ की हुकूमतों के साथ अवाम का मुवाजना अवाम के साथ, और वहाँ की यहाँ की और वहाँ की हुकूमतों का आपस में मुवाजना भी नहीं कर सकते। लेकिन बरतानिया में जो कुछ हुआ जी, उस पर आप क्या कहेंगे? गुज़श्ता दिनों जो हुआ, मैं ये बात कर रहा हूँ, एहतजाज की बात कर रहा हूँ जी। तो उन्होंने लोगों ने एहतजाज, ये मेरी बात उसमें आ जाएगी, मेरी बात में वो भी बरतानिया वाला भी आ जाएगा। तो पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि यहाँ पे हुक्मरान जो हैं वो बिल्कुल सुम्मुम बुकमुन की अमली तस्वीर है। सही, कुछ नहीं सुनते, कुछ बात नहीं करते अवामी मसाइल के ऊपर। एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तानी अवाम भी पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपके हज़ारों बंदे भूख हड़ताल करें, हज़ारों बंदे मर जाएंगे, हुकूमत के कान के ऊपर जूं नहीं देंगे। तो एहतजाज को पुरअमन तो होना चाहिए, लेकिन हुकूमत को दिखाने के लिए वो हंगामा आराई जो है सिर्फ इसीलिए होती है कि उनके ज़मीर जाग जाएँ, वो खुद जाग जाएँ। अगर हंगामाराई नहीं होगी तो क्या हुक्मरानों की ज़मीर नहीं जागेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता, कतन सवाल। मैं कहता हूँ कि हज़ारों बंदे भूख हड़ताल करें, मर जाएं, हुकूमत को कोई परवाह नहीं उसकी। लेकिन जब उनको हुकूमत को खुद थोड़ी सी तपश पहुँचती है तो फिर कुछ न कुछ करते हैं। ये जो हंगामे हुए हैं, जो हालात ख़राब हुए हैं, लोग मारे गए हैं, नुकसानात हुए हैं, इसका भी हुकूमत के ऊपर कोई असर नहीं है।
बहरहाल ये तो हुकूमत की मेहरबानी है कि फिर भी उन्होंने कुछ न कुछ असर ले लिया। कितने दिन तक ये जो 10 से 11 अरब रुपए जारी किए गए, इसके बाद कितने दिनों तक बिजली हमें मिलेगी? उसके बाद फिर हमें लोड शेडिंग का अजाब भुगतना पड़ेगा और फिर लोड शेडिंग का अजाब तो अभी भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा कम हुआ है। तो जब वो पैसे उनके खत्म हो जाएंगे जो उन्होंने पैसे दे दिए हैं, उसके बाद फिर आवाम को सड़कों पे आना पड़ेगा। जो पहली खुराक है इसका असर कितने दिनों तक रहेगा, यही हम जानना चाहते हैं। जब तक पैसे खत्म नहीं होते, पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो इसका असर भी खत्म हो जाएगा और फिर लोड शेडिंग उसी तरह से होगी, फिर आवाम बाहर निकलेंगे, फिर वो पैसे जारी कर देंगे। अभी सर्दियां भी आने वाली हैं, सर्दियों की आमद है, उसके बाद फिर लोगों को गैस भी नहीं मिलेगी, 2 दिन की छुट्टियों की वैसे ये बात कर रहे हैं। एनर्जी क्राइसिस सर्दियों एक्सट्रीम पर पहुंचता जा रहा है। एहतिशाम साहब सर्दियों की बात करते हैं, आज की खबर पढ़ लेंगे। फैसलाबाद में सनती शहर, वहाँ में 4 दिन तक औसतन गैस बंद रहती है। CNG स्टेशन पूरे हफ्ते में 2 दिन बंद रहते हैं जी। तो सर्दियों में, ये सर्दियों से सिलसिला शुरू हुआ था, गर्मियों में तो गैस की खपत ही नहीं होती, इसके बावजूद भी उसकी लोड शेडिंग होती है, उसकी कमी है, आज भी कमी है, गर्मियों में भी कमी है। ठीक, बिल्कुल कमी तो है, लेकिन अब मुख्तसरन बताइएगा इस मसलों से निकलने का हल क्या है? देखेंगे कि ये हमारे अपने पैदा करदा, हमारी हुकूमत के पैदा करदा मसाइल। हुकूमत पे सलाहियत है, सलाहियत इनमें है, लेकिन नीयत इनकी दुरुस्त नहीं है, नीयत में फतूर है। वो देखिए कि 8000 मेगावाट, 16000 में से 8000 मेगावाट कमी कैसे वाक़ हो गई कि आप बिल नहीं देते? बिल्कुल देते हैं, बल्कि ज्यादा देते हैं। जितने बिजली इस्तेमाल करते हैं उससे इन्होंने दुगना बिल देते हैं जी। जो IPPs हैं उनको जो इन्होंने अदायगी करनी होती है, वज़ीर आज़म साहब ने, वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी जेब से नहीं करनी होती। हमारे बिल हैं वो बर वक्त अदा कर दिए जाते हैं, फिर भी आगे ट्रांसफर नहीं किए जाते। वैसे आप क्या समझते हैं कि इसमें नाअहली है, नालायकी है और करप्शन है? बिल्कुल सही फरमाया फजल हुसैन अमान साहब ने कि नालायकी, नाअहली और करप्शन पर काबू पाना होगा और अपनी नीयतें दुरुस्त करने की ज़रूरत है हुक्मरानों को। अब बढ़ते हैं आज के नवाए वक्त इदारे की जानिब। आज का नवाए वक्त इदारिया है अफगानिस्तान और भारत के माबैन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के मुआहिदों के मुज़मिरात, दुश्मन के दोस्त को अपना दुश्मन समझकर दिफाई हिकमत अमली तय करें। अफगानिस्तान और भारत ने स्ट्रेटेजिक शराकत दारी समेत 3 मुआहिदों और बाहमी ताउन की 2 याददाश्तों पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत भारत अफगान फौजियों की तरबियत समेत सिक्योरिटी के शोबे में अफगानिस्तान की मुआवनत करेगा, हाइड्रोकार्बन और मादनियात के लिए कानकनी कर सकेगा और अफगान तलबा को आला तालीम के असूल के लिए भारतीय यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप भी देगा। आगे है कि वैसे तो क़याम पाकिस्तान से अब तक अफगानिस्तान की जानिब से मासवाए तालिबान के मुख्तसर दौरे हुकूमत के हमें कभी ठंडी हवा का झोंका नहीं आया और अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत के लिए हमारी मुखालफत करने वाला वाहिद मुल्क भी अफगानिस्तान ही था। मगर मौजूदा अफगान सदर करज़ई ने, जो अमरीकी बैसाखियों के सहारे अपने इक़्तिदार की दूसरी टर्म पूरी कर रहे हैं, हमारे साथ दुश्मनी के मामले में भारत का किरदार भी खुद ही अदा करने की ठानी हुई है, जिसके लिए पहले भारत को अफगानिस्तान के गैर मारूफ शहरों में 14 कौंसल खाने खोलने की इजाजत दी गई, जिनके जरिए भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अपने दहशतगर्दों को अफगान धरती पर ही तरबियत देकर पाकिस्तान भिजवाती रही। आखिरी लाइन्स है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदे को मनसूख करने का किया जाए और फिर नेटो अफवाज के लिए पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान जाने वाली सप्लाई लाइन मुनक़ता कर दी जाए। इसके साथ साथ अफगान हुकूमत को सख्त वार्निंग दी जाए कि नेटो या भारतीय अफवाज के जरिए उसकी सरजमीन हमारी सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। हुकूमत की बात होती है कि यह सारी चीज़ें जो इदारिया में आखिर में दी गई हैं कि ये इकदाम करने की ज़रूरत है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड रोक दी जाए, लेकिन हुकूमत ने ही मंजूरी दी थी उसकी और ये कहा गया था नहीं, भारत को हम राहदारी नहीं देंगे बल्कि सिर्फ कंटेनर्स यहाँ से आएंगे और उनके कंटेनर से माल उतरेगा और फिर चला जाएगा। लेकिन अब ये दुश्मन के दोस्त को अपना दुश्मन अब हमें समझ लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, ये तो एक मेरा ख्याल है कि आलमी हकीकत है कि आपके दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन होगा। तो यहाँ करज़ई साहब तो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब के बड़े गहरे दोस्त हैं और वो अक्सर तशरीफ लाते रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ पर जाते हैं। शख्सियात की दोस्ती से कुछ नहीं होता, दोस्ती या दुश्मनी से। शख्सियात ऐसे लेवल पे हो जब दोनों सुदूर हो तो फिर उसके मायने होते हैं। वो उनकी ज़ाती दोस्ती होगी, लेकिन इनकी ज़ाती दोस्ती का ज़रदारी साहब के बारे में पाकिस्तान में जो ख्यालात पाए जाते हैं, करज़ई के बारे में जो अफ़गानिस्तान में ख्यालात पाए जाते हैं, उनके ऊपर थोड़ा अगर हम गौर कर लें तो फिर पता चल जाता है कि ज़ाती दोस्ती या ज़ाती दुश्मनी जो है वो मुल्कों के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है। बहरहाल इसमें ज़ाहिर शाह से लेकर जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया अब तक सवाए तालिबान के 3-4 साल दौर के सिवा
कभी अफ़गानिस्तान की तरफ से, जैसा दारिये में लिखा गया है, पाकिस्तान की तरफ कभी ठंडी हवा का झोंका नहीं आया। इन्होंने हमेशा, अफ़गानों ने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की। तालिबान ने अगर पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान की हमायत की, पाकिस्तान के बारे में अच्छी सोच का इजहार किया, तो तालिबान को हमने अपना दुश्मन बना लिया। अमेरिका के कहने पर, अमेरिका के मारना शुरू कर दिया। और अमेरिका के कहने पर ही करज़ई भारत गए हैं, जाके मुआहदे किए हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए, एक इस्लामी मुल्क है, बरादर इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान की तरफ से कभी अफ़गानिस्तान के बारे में किसी जारहाना अज़ाइम कभी सामने नहीं आया। जिस वक्त अफगान सदर करज़ई वहाँ पर पहुंचे तो हमारे वज़ीर तिजारत मखदूम अमीन फ़हीम साहब भी 80 रुकनी वक्त के साथ भारत में मौजूद थे और भारत से तिजारत बढ़ाने की और उसका हजम जो है वो 6 से 8 अरब डॉलर तक करने की बातें हो रही थी। हमारे वज़ीर रेलवे कह रहे हैं कि हम भारत से इंजन खरीदेंगे और भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन देने का भी बार बार यही हुकूमत कहती रही है। इस पर भी कुछ फरमाइएगा। जी, तो ये हमद करज़ई अभी गए हैं अमेरिका के कहने के ऊपर, वहाँ गए हैं। वो आपने क्या बात की अभी सवाल? वज़ीर तिजारत पाकिस्तान, हाँ, बिल्कुल उधर ही थे। ये वहाँ गए हैं, उन्होंने सारे मुआहदे भारत के साथ किए हैं। भारत उनका अफ़गानिस्तान में साथ देने के लिए तैयार है, बल्कि अमेरिका का वहाँ पे अमेरिका के कहने के ऊपर अमेरिका अगर जाएगा तो उसका मुतबादल बनने के लिए भी तैयार है। और भारत की पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कभी ढकी छुपी नहीं रही। तो इस हवाले से ये हमारे जो वज़ीर तिजारत हैं, जैसे ही आए हैं इन्होंने मनमोहन के गुन गाने शुरू कर दिए। इन्होंने ये यहाँ तक कह दिए, वो तो कहते हैं कि हम सिंतास मुआहदे से सरे मुँह इधर उधर नहीं होंगे। सिंतास मुआहदा जो है, एक तरफ ये मनमोहन कह रहे हैं, दूसरी तरफ असल सूरत हाल ये है कि भारत जब चाहता है पाकिस्तान का पानी बंद कर लेता है और जब चाहता है अपना पानी सारा छोड़ के पाकिस्तान को सैलाब में मुब्तला कर देता है। तो ऐसी सूरत हाल में आज फिर हमारे वज़ीर ख़ारजा साहिबा ने कहा है कि भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन करार दे देना चाहिए। ये मैं कहता हूँ बिल्कुल नामनासिब है। अमीन फ़हीम साहब जो कुछ करके हैं, वहाँ मुआहदे करके हैं, खसारे के मुआहदे करके आए हैं। पिछले साल पाकिस्तान के सामने आनी चाहिए, पाकिस्तान आ गई हैं, पाकिस्तान के सामने आ गई हैं चीज़ें। पिछले साल 1.25 करोड़, 1.25 अरब डॉलर की तजारत हुई है भारत के साथ, जिसमें पाकिस्तान को खसारा हुआ है। वो 6 अरब तक ले जाना चाहते हैं। उससे अंदाज़ा कर लिए भारत के साथ हो, जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, भारत के साथ ना तल्लुकात मामूल पर आ सकते हैं और ना ही उसके साथ किसी किस्म की तिजारत हो सकती है। बिल्कुल सही। और भारत हमारा असली दुश्मन है और वो हमेशा असली दुश्मन ही रहेगा। और अमेरिका के कहने के ऊपर भारत ने, अमेरिका कहने के ऊपर करज़ई भारत का मुआहदे कर रहा है। तो हमें ये चाहिए कि अपने दुश्मन के दुश्मन को अपना दुश्मन समझें। और यहाँ पे वो उसकी अमेरिका की सारी नवाशात भारत के ऊपर हैं। हम क्यों उसको सप्लाई लाइन दें, हम क्यों उसके जहाँ पे जहाज उड़ने दें? सप्लाई लाइन फौरी तौर पे बंद करनी चाहिए। जो भी सहूलत पाकिस्तान ने अमेरिका को अफगानिस्तान वार के लिए दी हुई है वो फौरी तौर के ऊपर वापस ले लेंगे। सही फरमाया फजल हुसैन अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में भी आपसे गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह इजलास आम पेशावर 2 नवंबर सन 1945 को कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि हमारा कोई दोस्त नहीं है, हमें ना अंग्रेज पर भरोसा है ना हिंदू बनिए पर, हम दोनों के खिलाफ जंग करेंगे ख्वाह वो आपस में मुत्तहिद ही क्यों ना हो जाएं। हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि कायद-ए-आज़म ने 2 नवंबर सन 1945 में ये फरमाया था और आज भी इस पर गौर करने की अशद ज़रूरत है। शाम रहमान को नाज़रीन नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।